हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं अभिनव कुमार दुबे आप सभी का एक बार फिर से प्रोग्रामिंग प्रो चैनल में स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज के इस सेशन में हम बात करेंगे नाइलेट ओ लेवल कोर्स के अंतर्गत फर्स्ट पेपर के बारे में, यानी मॉड्यूल फर्स्ट रिवीजन फिफ्थ के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। और बेसिकली ये मॉड्यूल फर्स्ट चैप्टर फर्स्ट का ये सेकेंड क्लास होगी मेरी। सो फ्रेंड्स, आज के इस सेशन में जो हम मुख्य रूप से डिस्कस करने वाले हैं उसमें हम आज आपको बताएंगे कि कंप्यूटर हार्डवेयर क्या होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट क्या होती है, इसके कंपोनेंट्स क्या होते हैं, इनपुट डिवाइसेस क्या होती हैं, वेरियस इनपुट डिवाइसेस के हम लोग एग्जाम्पल देखेंगे। फिर हम फाइनली बात करेंगे कि आउटपुट डिवाइसेस क्या होती हैं। सो फ्रेंड्स, ये वीडियो विशेषकर नाइलेट ओ लेवल कोर्स के साथ ही ट्रिपल सी स्टूडेंट और उन लोगों के लिए भी बेनिफिशियल होने वाला है जो कंप्यूटर फंडामेंटल्स विद लिब्रे ऑफिस के साथ लर्न करना चाहते हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं आज के इस सेशन को और एक एक टॉपिक को हम लोग समझते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम जानेंगे कि कंप्यूटर हार्डवेयर क्या होता है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि कंप्यूटर में दो मेन कंपोनेंट्स होता है, एक कंप्यूटर हार्डवेयर होता है और दूसरा सॉफ्टवेयर होता है। कंप्यूटर हार्डवेयर का सिंपल मतलब होता है फिजिकल कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर का जो फिजिकल कंपोनेंट है, जिसको हम टच कर सकते हैं, जिसको हम छू सकते हैं, जिसको हम देख सकते हैं, वो कंप्यूटर का पार्ट कहलाता है हार्डवेयर। इसके बहुत सारे आप एग्जाम्पल देख सकते हैं। जैसे आपके कंप्यूटर में सबसे वाइटल कंपोनेंट प्रोसेसर होता है, वो भी एक हार्डवेयर कंपोनेंट है। मेमोरी डिवाइसेस हैं, ये भी हार्डवेयर कंपोनेंट है। मॉनिटर है, प्रिंटर है, कीबोर्ड है, माउस है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है। ये सारे कंपोनेंट जो फिजिकल कंपोनेंट है वो बेसिकली कंप्यूटर का हार्डवेयर कहलाता है, जिसको हम फिजिकली देख सकते हैं, टच कर सकते हैं। तो जितने भी इस तरीके के कंपोनेंट हैं कंप्यूटर के, वो कहलाते हैं कंप्यूटर का हार्डवेयर। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। आइए आगे बढ़ते हैं और अब हम बात करेंगे कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट क्या होती है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है सीपीयू क्या होता है, इसके बारे में जानना। तो जैसा कि हम जानते हैं कि सीपीयू का पूरा नाम क्या होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसको हम लोग प्रोसेसर भी बोलते हैं या हम कंप्यूटर का ब्रेन भी इसे कहते हैं। बहुत ही वाइटल कंपोनेंट है, बहुत महत्वपूर्ण कंपोनेंट है कंप्यूटर का, जो कि कंप्यूटर सिस्टम की ओवरऑल जितनी भी प्रोसेसिंग होती है उन सारी प्रोसेसिंग को परफॉर्म करने वाला जो कंपोनेंट है वो है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जब यूजर के द्वारा जो भी इनपुट्स दिए जाते हैं डिफरेंट इनपुट डिवाइसेस के माध्यम से, वो इनपुट सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के अंदर जाता है और फिर उसकी ओवरऑल प्रोसेसिंग होती है। जो भी रिजल्टेंट वैल्यूज होती हैं वो फाइनली मेमोरी में या आउटपुट डिवाइसेस पे रीडायरेक्ट कर दी जाती हैं। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट प्ले द वाइटल रोल इन कंप्यूटर सिस्टम। इट इज़ अ ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, इट इज़ अ प्रोसेसर ऑफ कंप्यूटर। तो इस तरीके से सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट अपना पूरा का पूरा जो प्रोसेसिंग का टास्क होता है वो इसके डिफरेंट यूनिट के माध्यम से परफॉर्म करता है। तो आइए आगे बढ़ते हैं और फिर हम समझते हैं कि सीपीयू में कितने चरण में हमारे प्रोसेसेस एग्जीक्यूट होते हैं। तो बेसिकली सीपीयू के 4 मेन फंक्शंस हैं, जिसमें सबसे पहले हम लोग बात करेंगे फेचिंग, डिकोडिंग, एग्जीक्यूशन एंड स्टोरिंग। यानी इसको इस तरीके से हम डिफाइन कर सकते हैं कि सबसे पहले क्या होता है, फेच किया जाता है। फेच का मतलब क्या होता है, फेच डेटा फ्रॉम मेमोरी यूनिट। यानी सीपीयू क्या करता है, मेमोरी यूनिट से डेटा को लेता है। फिर उसके बाद से जो भी डेटा सीपीयू के पास जाता है उसको क्या किया जाता है, डिकोड किया जाता है बाइनरी कोड में, यानी 0 और 1 के फॉर्म में उसको क्या किया जाता है, कन्वर्ट किया जाता है। क्योंकि हम जानते हैं कि जो हम जनरल इंस्ट्रक्शंस कंप्यूटर को देते हैं यूजर लाइक लैंग्वेज में, उसको कंप्यूटर डायरेक्टली एग्जीक्यूट नहीं करता है क्योंकि उसको समझ नहीं पाता है। इसलिए जो भी यूजर के द्वारा इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं उसको पहले बाइनरी कोड में डिकोड कर दिया जाता है।
आफ्टर दैट थर्ड स्टेप होता है एग्जीक्यूशन का। जब वो मशीन कोड में कन्वर्ट हो जाता है, बाइनरी कोड में जब इंस्ट्रक्शंस डिकोड हो जाता है, फिर मशीन के द्वारा उसको एग्जीक्यूट किया जाता है। जब सारे इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट होते हैं, देन फाइनली जो भी रिजल्ट होती है उसको मेमोरी में सेव कर दी जाती है। तो इस तरीके से सीपीयू बेसिकली इसके जो मेन 4 फंक्शंस होते हैं, फेचिंग, डिकोडिंग, एग्जीक्यूशन एंड स्टोरिंग। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि किस तरीके से सीपीयू के अंदर इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट होता है। इसको हम लोग इंस्ट्रक्शंस लाइफ साइकिल भी बोलते हैं और ये 4 तरीके का है। आइए आगे बढ़ते हैं। अब हम समझेंगे कि चूंकि सीपीयू बहुत ही वाइटल कंपोनेंट है, तो इसके इंटरनल सीपीयू के जो कंपोनेंट हैं बेसिकली जिससे मिलकर एक कंप्लीट सीपीयू कहलाता है, जिसमें अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट है, कंट्रोल यूनिट है और मेमोरी यूनिट है। ये 3 कंपोनेंट हैं, पार्ट हैं सीपीयू के। अब आप डायग्राम से समझ रहे होंगे कि जब यूजर के द्वारा जो भी इनपुट दिया जाता है वो सीपीयू के अंदर जाता है, सीपीयू के द्वारा उसको 4 स्टेप्स में परफॉर्म किया जाता है और फाइनली जो भी रिजल्ट वैल्यूज होती हैं उसको मेमोरी में सेव कर दिया जाता है या आउटपुट डिवाइसेस पे रिडायरेक्ट कर दिया जाता है। आइए आगे बढ़ते हैं और अब हम सीपीयू के जो कंपोनेंट्स हैं उनके बारे में समझेंगे कि किस तरीके से उनका क्या वर्क होता है, और ये तीनों कंपोनेंट हैं इनकी फंक्शनिंग को हम लोग समझेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सीपीयू का जो सबसे पहला कंपोनेंट है वो है कंट्रोल यूनिट। अब आप नाम से ही समझ रहे होंगे, कंट्रोल यूनिट एक तरीके से सीपीयू के अंदर जो भी मैनेजिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क होता है वो कंट्रोल यूनिट के द्वारा परफॉर्म किया जाता है। बेसिकली कंट्रोल यूनिट के अंदर एक्चुअल टास्क का एग्जीक्यूशन नहीं होता है। कंट्रोल यूनिट यूजर के द्वारा किस तरीके के इंस्ट्रक्शंस आया है उसी को अदर कंपोनेंट को पास कर देता है, जहाँ पे एक्चुअल टास्क एग्जीक्यूट होता है। तो जो मैनेजिंग एंड कंट्रोलिंग का जो काम है, एडमिनिस्ट्रेटिव का जो काम है, वो कंट्रोल यूनिट के द्वारा किया जाता है। और इसीलिए इसको अगर आप देखेंगे तो लिखा भी है पॉइंट फर्स्ट में कि मेन गोल ऑफ कंट्रोल यूनिट ऑफ सीपीयू इज टू कंट्रोल एंटायर ऑपरेशन ऑफ इट्स यूनिट, यानी उस यूनिट्स के जितने भी ऑपरेशंस चल रहे होते हैं उनको मैनेज करना होता है, उसको कंट्रोल करना होता है। एंड इट हेल्प्स टू मूव ऑल डेटा आर इंस्ट्रक्शंस इन बिटवीन द ऑल यूनिट ऑफ सिस्टम, यानी अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट को इंस्ट्रक्शंस पास होने हैं, मेमोरी यूनिट में पास होने हैं, तो इस तरीके से उनके बीच में डेटा को मूव कराने का भी काम कंट्रोल यूनिट के द्वारा किया जाता है। जो ऑपरेशन परफॉर्म हो रहे होते हैं उसको मैनेज करने का, कंट्रोल करने का काम जो है वो कंट्रोल यूनिट के द्वारा किया जाता है। पॉइंट सेकेंड है कंट्रोल यूनिट इज अ कम्युनिकेशन मीडियम बिटवीन द ऑल इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेज। जितने भी इनपुट आउटपुट डिवाइसेज हैं उनके बीच में जो कम्युनिकेशन होती है वो वाया कंट्रोल यूनिट के माध्यम से होती है। टू ट्रांसफर और ऑब्टेनिंग ऑल इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम मेमोरी यूनिट, और मेमोरी यूनिट से जो भी इंस्ट्रक्शंस पास होते हैं वो कंट्रोल यूनिट के अंदर आते हैं। इनपुट एंड आउटपुट जो डिवाइसेज होती हैं आपस में जो कम्युनिकेट करती हैं वो विद द हेल्प ऑफ कंट्रोल यूनिट करती हैं। तो इस तरीके से एक्चुअल टास्क का एग्जीक्यूशन कंट्रोल यूनिट के अंदर नहीं होता है। कंट्रोल यूनिट एक तरीके से मैनेजरियल टास्क को परफॉर्म करता है, ऑपरेशंस को कंट्रोल करता है, मॉनिटर करता है, एंड इनपुट और आउटपुट डिवाइसेज के बीच में एक मीडियम का काम करता है जो कि मैनेजिंग का काम करता है। और इस तरीके से किस कंपोनेंट के अंदर कौन से डेटा पास होने हैं ये भी कंट्रोल यूनिट के द्वारा इस टास्क को परफॉर्म किया जाता है। आइए आगे बढ़ते हैं और फिर समझते हैं अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट क्या होती है। सेकेंड कंपोनेंट है सीपीयू का। तो अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट का मतलब होता है कि जो भी अर्थमेटिक्स एंड लॉजिक से रिलेटेड टास्क होते हैं वो अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट के अंदर परफॉर्म किए जाते हैं। यहाँ पर अर्थमेटिक का मतलब होता है जो सिंपल मैथमेटिकल टास्क है, अर्थमेटिक टास्क है, लाइक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवाइड, रिमाइंडर, ये सारे अर्थमेटिक टास्क हैं वो अर्थमेटिक यूनिट के अंदर परफॉर्म किए जाते हैं। एंड लॉजिकल टास्क का मतलब ये है कि जैसे आप दो वैल्यू को कंपेयर कर रहे हो, ग्रेटर दैन, लेस दैन, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, जहाँ पे कंपेरिजन हो रहा है वो लॉजिक यूनिट के अंदर परफॉर्म होता है। तो इस तरीके से अर्थमेटिक एंड लॉजिकल जो टास्क होते हैं वो एलयू के अंदर परफॉर्म किए जाते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट में किस तरीके के ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं। एक्चुअल टास्क अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट के अंदर ही परफॉर्म होता है। आइए आगे बढ़ते हैं और फिर हम समझते हैं रजिस्टर्स। फ्रेंड्स, जैसा कि हम जानते हैं कि जब सीपीयू के अंदर प्रोसेसिंग हो रही होती है तो टेम्परेरी टास्क को
स्टोर करने की ज़रूरत होती है, इंटरमीडिएरी रिजल्ट को कहीं ना कहीं हमें स्टोर कराने की ज़रूरत होती है, तो इस तरीके से उसको एक मेमोरी की नीड होती है, एक बफर मेमोरी की नीड होती है। तो बेसिकली जो रजिस्टर है बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपसे पूछा भी जाता है कि रजिस्टर क्या होता है सीपीयू के अंदर। तो आप एक लाइन में इसको बता सकते हो कि रजिस्टर इज़ अ पर्सनल मेमोरी ऑफ सीपीयू। सीपीयू की जो पर्सनल मेमोरी है उसी को हम लोग रजिस्टर बोलते हैं। बेसिकली ये बफर मेमोरी के तरीके से काम करती है। जो भी सीपीयू के अंदर टेम्परेली रिजल्ट को होल्ड करना होता है, वो टेम्परेली इंटरमीडिएट रिजल्ट जो होते हैं वो रजिस्टर के अंदर स्टोर किए जाते हैं, एंड जब फाइनल रिजल्ट ट्रांसफ़र करना होता है देन वो मेन मेमोरी में ट्रांसफ़र किए जाते हैं। अब फॉर एग्जांपल जैसे मान लीजिए हमने कहा कि C इजकल टू A प्लस बी इंटू टू, जहाँ पर A और B की वैल्यू सपोज दैट 2 है, A की वैल्यू और B की वैल्यू 3 है। तो अगर आप देखेंगे तो सबसे पहले क्या होगा, A इंटू बी होगा, तो A इंटू बी यानी 2 इंटू 3 यानी 6। अब ये 6 कहीं ना कहीं क्या होगा, स्टोर होगा कि नहीं, फिर वो 2 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा 12 होगा। जैसे हम लोग अपने मैनुअल काउंटिंग भी करते हैं, अगर इस तरीके का एक्सप्रेशन आपको मैनुअली सॉल्व करना हो तो आप अपने दिमाग में क्या करते हो, सबसे पहले सबसे कहा जाए कि 2 इंटू 3 प्लस 5, तो आप क्या करोगे। अब देखो कहीं ना कहीं टेम्परली आपने कहा अच्छा 2 इंटू 3 6, आपने 6 कहीं ना कहीं अपने मेमोरी में कहीं ना कहीं उसको स्टोर कर लिया, फिर प्लस उसमें 5 किया, देन आप फाइनल रिजल्ट बताते हो कि फाइनल रिजल्ट क्या होगा, 2 इंटू 3 प्लस 5 का मतलब हो गया 11। तो इस तरीके से यही सेम सिचुएशन सीपीयू के अंदर भी तो होती है कि बहुत सारे इंटरमीडिएटी रिजल्ट हमारे परफॉर्म हो रहे होते हैं, तो इंटरमीडिएटी रिजल्ट को स्टोर करने के लिए रजिस्टर्स की ज़रूरत पड़ती है, और इसीलिए सीपीयू में जो पर्सनल मेमोरी के तरीके से रजिस्टर का यूज किया जाता है। इसके अलावा हर सीपीयू के कुछ और भी रजिस्टर्स होते हैं जिनकी अलग अलग वर्क होते हैं, तो उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। अब बात करेंगे टाइप्स एंड फंक्शंस ऑफ रजिस्टर्स की। तो डिफरेंट टाइप्स के रजिस्टर्स होते हैं, वैसे रजिस्टर्स की संख्या सीपीयू में लिमिटेड होती है और ये वैरी करती है, अलग अलग जो प्रोसेसर होता है उसके अकॉर्डिंग रजिस्टर्स की संख्या भी वैरी करती है। तो जैसे डेटा रजिस्टर है, डेटा रजिस्टर्स का मेन काम क्या है, ये 16 बिट डेटा रजिस्टर होता है जो कि जो भी ऑपरेंट्स एंड वेरिएबल्स होते हैं जो प्रोसेसर के अंदर ऑपरेट हो रहे होते हैं उनको स्टोर करने के लिए डेटा रजिस्टर्स की ज़रूरत होती है। प्रोग्राम काउंटर रजिस्टर होता है, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शंस कौन सा एग्जीक्यूट होगा उसका इंस्ट्रक्शंस जो एड्रेस होता है वो प्रोग्राम काउंटर बताता है। इंस्ट्रक्शन रजिस्टर होता है जिसके अंदर नेक्स्ट रजिस्टर्स नेक्स्ट मेमोरी में कौन सा इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट होगा वो इंस्ट्रक्शंस रजिस्टर के द्वारा फाइंड आउट किया जाता है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट है एक्यूमुलेटर रजिस्टर। यही एक्यूमुलेटर रजिस्टर है जिसकी हम बात कर रहे हैं कि जो सीपीयू की पर्सनल मेमोरी है जहाँ पर टेम्परेरी रिजल्ट को होल्ड कर दिया जाता है, स्टोर कराया जाता है। तो बेसिकली डेटा रजिस्टर, प्रोग्राम काउंटर, इंस्ट्रक्टर रजिस्टर, एक्यूमुलेटर, ये सारे रजिस्टर्स हैं जिनका अलग अलग फंक्शंस है सीपीयू के अंदर। एक्यूमुलेटर बेसिकली रिजल्ट को टेम्परेली स्टोर करने के लिए यूज किया जाता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। आइए आगे बढ़ते हैं और फिर समझते हैं इनपुट डिवाइसेस। फ्रेंड्स, जैसा कि हम जानते हैं कि जो इनपुट डिवाइसेस होती हैं जिसके माध्यम से हम कंप्यूटर में इंस्ट्रक्शंस दे सकते हैं वो माध्यम ही कंप्यूटर का इनपुट डिवाइस कहलाता है। डिफरेंट टाइप्स के हम कंप्यूटर को इनपुट देते हैं। हम स्टैंडर्ड इनपुट देते हैं थ्रू द हेल्प ऑफ कीबोर्ड, हम डायरेक्ट इनपुट देते हैं थ्रू द हेल्प ऑफ स्कैनर। तो इस तरीके से इनपुट डिवाइस वो डिवाइस होती है, वो माध्यम होता है जिसके द्वारा आप कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस या डेटा देते हो, वो माध्यम कंप्यूटर का कहलाता है इनपुट डिवाइस। इस तरीके से बहुत सारे इनपुट डिवाइसेस हैं। कीबोर्ड है, माउस है जिसको हम लोग पॉइंटिंग डिवाइस बोलते हैं, स्कैनर है डायरेक्ट इनपुटिंग के लिए होता है। आपको सपोज दैट एक बार में एक पेज के कंटेंट को सीपीयू के अंदर इंटर करना है, कंप्यूटर के अंदर इंटर करना है, तो आप क्या करोगे, टाइपिंग करके करोगे तो एक एक कैरेक्टर टाइप करना पड़ेगा। लेकिन डायरेक्ट इनपुटिंग के लिए स्कैनर का हम लोग प्रयोग करते हैं। जॉयस्टिक है जो कि मोस्टली गेम प्ले करने में यूज किया जाता है। लाइट पेन है, डायरेक्टली एज ए आप किसी ऑब्जेक्ट पे कुछ राइट कर सकते हैं, डायरेक्टली लिख सकते हैं स्क्रीन पर। माइक्रोफोन है, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन है, इसका प्रयोग जो होता है बैंक में जो चेक नंबर पड़े होते हैं उनको रीड आउट करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर है, OCR है जिसको हम लोग बोलते हैं। वर्चुअल रियलिटी है, वेबकैम है, बायोमेट्रिक डिवाइसेज जिसे अटेंडेंस वगैरह आज के डेट में लिए जा रहे हैं, डिजिटल कैमरा, टच पैड है, रिमोट है, टच स्क्रीन है, ये सारे क्या हैं, इनपुट डिवाइस के माध्यम है। आइए आगे बढ़ते हैं और हम लोग समझते हैं कि कीबोर्ड क्या होता है। चूँकि कीबोर्ड एक स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस है। स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस जब भी बात होगी
तो कीबोर्ड की बात होगी। जनरली कीबोर्ड कई तरीके के मार्केट में अवेलेबल होते हैं। अगर हम टाइप्स ऑफ कीबोर्ड की बात करें तो हम लोग जो कीबोर्ड यूज करते हैं वो क्वेरेटी कीबोर्ड होती है। क्वेरेटी कीबोर्ड का मतलब होता है कि कीबोर्ड में जो फर्स्ट 6 लेटर ऊपर के होते हैं वो QWERTY होती है, जिसको टाइपिंग स्पीड के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बेनिफिशियल है, आप तेज़ी से टाइप कर सकते हैं। तो बेसिकली हम लोग जो यूज करते हैं इंडिया में वो क्वेरेटी कीबोर्ड यूज करते हैं। इसके अलावा एजेरिटी कीबोर्ड भी होती है, जिसमें फर्स्ट 6 जो कैरेक्टर होते हैं ए के बाद ZERTY कीबोर्ड के ऊपर रो में बना होता है। बेसिकली ये फ्रेंच कीबोर्ड है, तो हम लोग इसका यूज नहीं करते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। अब समझते हैं माउस। माउस भी एक इनपुट डिवाइस है, लेकिन ये पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस है। पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस का मतलब होता है जहाँ पे क्लिक मेथड से हम इनपुट कंप्यूटर को दे सकते हैं, दैट इज कॉल्ड पॉइंटिंग डिवाइस। GUI जो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस जो कॉन्सेप्ट आया उसमें माउस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। और इस तरीके से अगर हम माउस की बात करें तो माउस को इन्वेंट किया था डगलस ने, जो कि 1963 में किया था। अगर टाइप्स ऑफ माउस की बात करें तो कई तरीके के माउस मार्केट में अवेलेबल हैं, जैसे ट्रैक बॉल माउस है। बेसिकली जो लैपटॉप में इनबिल्ट जो माउस होता है उसको हम लोग ट्रैक बॉल बोलते हैं, जहाँ पे आप फिंगर को मूव करके और कर्सर की कंट्रोलिंग करते हो। आइए आगे बढ़ते हैं। दूसरा माउस है मैकेनिकल माउस। ये मैकेनिकल माउस ऐसे होता था, इसीलिए मैंने इसको इमेज डाल दी है। जैसे आप देख सकते हैं बेसिकली इसके अंदर एक बॉल लगा होता था और आप एक सरफेस पे बॉल को रोटेट करते हैं और उसके हेल्प से जो माउस का पॉइंटर होता है उसकी कंट्रोलिंग होती है। मैकेनिकल माउस को मेंटेन करना थोड़ा सा टिपिकल होता है, क्योंकि अगर इसमें डस्ट चला गया कि ऑब्स्टेकल्स हेयर वगैरह चीज़ें अगर अंदर चली गई तो इसको कंटिन्यूसली एक रेगुलर टाइम पे इसको क्लीन करने की नीड होती है। आज के डेट में सबसे ज़्यादा हम लोग ऑप्टिकल माउस का यूज़ करते हैं, जहाँ पे लाइट बीम के माध्यम से कर्सर की कंट्रोलिंग एंड मॉनिटरिंग होती है। तो ऑप्टिकल माउस चूँकि आप लोग यूज कर रहे हो आज के डेट में। इसके अलावा कॉर्डलेस और वायरलेस माउस होता है, जैसा कि आप देखते हैं कि इस तरीके से कॉर्डलेस है, वायरलेस माउस है। ये बेसिकली इसका सॉफ्टवेयर होता है। अगर आप वायरलेस माउस अपने सिस्टम में कनेक्ट करना चाहते हैं तो पहले इसको आप पेन ड्राइव लाइक चीज़ है, इसमें आप इसको इन कर देते हो, ऑटोमेटिकली ये सॉफ्टवेयर उसका वहाँ पे इंस्टॉल कर देता है और आपका माउस सिस्टम से डिटेक्ट होने लगता है। तो इसमें कोई वायर नहीं होता है, इसलिए इसको कॉर्डलेस वायरलेस माउस बोला जाता है। इसका भी हम लोग यूज करते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं और अब हम समझते हैं कि स्कैनर क्या है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि स्कैनर डायरेक्ट इनपुटिंग के लिए यूज होता है। और स्कैनर मार्केट में दो तरीके से अवेलेबल है, एक फ्लैट बेड स्कैनर है और दूसरा जो आपका होता है हैंड हेल्ड स्कैनर होता है। जैसे आप साइबर कैफ़े में जाते हैं, आप अपनी मार्कशीट को स्कैन करवाते हो, तो वहाँ पे आप इसका एग्जांपल फ्लैट बेड स्कैनर का एग्जांपल है वो आपका देख सकते हो। इसके अलावा जो हैंड हेल्ड स्कैनर होता है, बेसिकली आप लोग खासकर बारकोडेड इन्फॉर्मेशन को रीड करने के लिए हैंड हेल्ड स्कैनर आप लोग देखते होंगे। बहुत सारे शॉपिंग मॉल वगैरह में जब आप जाते हो तो देखते हो कि वो बार कोड से क्या करते हैं, जो बार कोडेड इन्फॉर्मेशन होता है उसको हैंड हेल्ड स्कैनर से क्या करते हैं, रीड कर लेते हैं। हैंड स्कैनर वहाँ पे भी बेनिफिशियल है। जैसे मान लीजिए कोई न्यूज़पेपर है, उसके कोई स्पेसिफिक पैराग्राफ को ही आपको स्कैन करनी है, पूरी कंटेंट को स्कैन नहीं करनी है, तो वहाँ पर हैंड हेल्ड स्कैनर बेनिफिशियल है। आइए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं जॉयस्टिक की। जॉयस्टिक बेसिकली आज के डेट में आप देखते होंगे कि ये भी एक पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस है, जैसे माउस है, और जैसे मोस्टली इसका कंप्यूटर गेम प्ले करने में इसका यूज किया जाता है। माउस में उसमें मोबाइल में भी आपको जॉयस्टिक का ऑप्शन मिलता है। तो इस तरीके से जॉयस्टिक भी एक इनपुट डिवाइस है। आइए आगे बढ़ते हैं और हम समझते हैं लाइट पेन। जैसे लाइट पेन इसका नाम ही है, एक डिजिटल पेन के तरीके से काम करता है। डायरेक्टली आप स्क्रीन पे कोई चीज़ पॉइंट आउट करना चाहते हो तो आप इसके माध्यम से कर सकते हो, बट एक कंपेटिबल नहीं होता है LCD स्क्रीन के साथ में, इसलिए आज के डेट में लाइट पेन का यूज नहीं किया जाता। अब इसके जगह पर आज के डेट में डिजिटल पेन का प्रयोग किया जाता है, अगर स्क्रीन पर डायरेक्टली कोई चीज़ आप राइट करना चाहते हो तो। आइए आगे बढ़ते हैं और फिर समझते हैं मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन क्या होता है। MICR एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बेसिकली जो मैग्नेटाइज्ड इंक का यूज करके जिस टेक्स्ट को राइट किया गया होता है उस टेक्स्ट को रीड करने के लिए MICR इनपुट डिवाइस का प्रयोग किया जाता है। स्पेसिफिकली इसका यूज चेक की डिटेल्स को रीड करने के लिए, चेक नंबर वगैरह को रीड करने के लिए बैंक में इसका यूज किया जाता है। और आप देख सकते हैं कि इसकी इमेज भी यहाँ पे दी गई है। तो बेसिकली आप चेक पे जो नंबर पड़ा होता है आप देखते हो कि स्पेशल इंक से वो राइट किया गया होता है और उसकी रीडिंग एंड उसकी डिटेलिंग को ऑब्टेन जो है वो मैग्नेटिक कैरेक्टर रिकॉग्निशन के माध्यम से किया जाता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बात समझ में आ रही होगी। आगे बढ़ते हैं और अब हम समझेंगे कि ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर क्या होता है। अब जैसे डायरेक्टली कोई टेक्स्ट को
डायरेक्टली आप उसको कैरेक्टर में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो इसके लिए हम लोग यूज करते हैं OCR का। जैसे कोई PDF फाइल है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, इट इज़ वाइडली यूज टू कन्वर्ट हार्ड कॉपी लीगल और हिस्टोरिक डॉक्यूमेंट इनटू PDF फॉर्म में डायरेक्टली आपको कन्वर्ट करना है तो OCR का प्रयोग हम लोग करते हैं। ये भी एक इनपुट डिवाइस है। आइए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं बारकोड रीडर क्या होता है। जैसा कि आप देखते हो कि बारकोड रीडर में क्या होता है कि जो भी इंफॉर्मेशन आपकी होती है वो हाइड में होती है, और उसकी डिटेलिंग अगर आपको जाननी है तो आप हैंड स्कैनर के माध्यम से उस इंफॉर्मेशन को अपने कंप्यूटर के अंदर इन करके उसकी सारी डिटेल्स को आप देख सकते हो। तो बेसिकली बार कोडेड स्पेशली बार फॉर्म में इंफॉर्मेशन सारे राइट किए गए होते हैं। जैसे कि आज के डेट में तो बहुत सारे प्रोडक्ट पे जो इंफॉर्मेशन होती है वो बार कोडेड फॉर्म में होती है, तो ये भी आप लोग प्रैक्टिकली देखते हो। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। तो इस तरीके से आज के सेशन में हम लोगों ने इन सारी टॉपिक्स को कवर किया और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप चैनल पे नए हैं या आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर दीजिएगा, सो दैट कि मैक्सिमम स्टूडेंट इससे लाभान्वित हो सकें। और यदि कोई आपको कन्फ्यूज़न हो या कोई डाउट हो तो या आप अपनी कोई राय या सजेशन देना चाहते हैं तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। थैंक यू। फिर मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में।